कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी हार्ड। जैसे कि आपने कल देखा था, हमने एग्जामिनेशन डोज करके सीरीज स्टार्ट की है। उसमें मैंने कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया है, जिसमें अपने शॉर्ट नोट्स में आपसे शेयर करूंगी, है ना। वो हमने कल क्लास की थी। वो अब वैसे 14 मिनट्स की थी, पर मैंने जब वो रिकॉर्ड की थी तो इट वाज नियर अबाउट 40 मिनट्स की वीडियो थी। तो आप बोलोगे मैम रिमेनिंग कहाँ चली गई। हुआ क्या कि 14 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली वीडियो ब्लर्ड हो गई। तो जब मैं उसको डालने लगी तो मैंने देखा माय गॉड ये मुझसे क्या हो गया। तो मैंने कहा इट्स ओके, अब तो मेहनत तो बुरी बेकार चली गई। तो मैंने इसलिए सोचा कि चलो कुछ तो डालना ही चाहिए। तो मैंने वो 14 मिनट्स की वीडियो, क्योंकि ये कहो कि एटलीस्ट एक टॉपिक तक ही खत्म हो गया था, दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा था, तो इसलिए वो वीडियो अचानक स्टॉप हो गई थी, है ना। तो आज कंटिन्यू करेंगे। आज 2 वीडियो आएंगी आपकी। ये वीडियो जो है मैंने इसलिए ऐसी बनाई, इसमें मैं 2 चीजें करवाऊंगी, स्पाइनल्स एंड लैटिस एनर्जी। इट इज एप्लीकेशन ऑफ CFSE, ठीक है। जो हम CFSE पढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल के, टेट्राहेड्रल के लिए, इनकी एप्लीकेशन के 3 मेन पार्ट है, जैन टेलर इफेक्ट और अपना ये अपना स्पाइनल्स एंड लैटिस एनर्जी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं और स्पाइनल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि आप विद इन अ मिनट कैसे फाइंड आउट कर लोगे कि ये नॉर्मल आएगा कि जो है रिवर्स आएगा, ठीक है, इनवर्स आएगा। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, जो स्पाइनल्स होते हैं, होते क्या है पहली बात, जो स्पाइनल्स होते हैं मिक्स मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। मतलब 2 मेटल्स को मिला लिया और उनके ऑक्साइड्स बना लिए, उन्हें हम बोल देते हैं स्पाइनल्स, मिक्स मेटल ऑक्साइड। नॉर्मली सॉलिड स्टेट में भी हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है A B2O4, ठीक है। जिसके अंदर ये जो A होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जो B होता है उसके दोनों एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, ठीक है। आपका जो ये है ये ऑक्यूपाई करते हैं। जब हम सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, लैटिस पढ़ते हैं पूरा, तो उसमें हम ये देखते हैं कि कोई ऑक्टाहेड्रल वॉइड ले रहा है, कोई टेट्राहेड्रल ले रहा है, कोई कॉर्नर्स ले रहा है, कोई फेस सेंटर ले रहा है। उसी तरीके से A वाला जो एलिमेंट है वो ऑक्यूपाई करता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और जो B है वो ऑक्यूपाई करता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और जो ये O है वो ऑक्यूपाई करता है क्यूबिक क्लोज्ड अरेंजमेंट, ठीक है, CCP, या इसी को FCCB कह देते हैं। जो हमारे को पता है ना, सेम ही होता है, ये इन दोनों का अरेंजमेंट बिल्कुल सेम होता है, FCC का और CCP का। तो इसका क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, मतलब इसमें क्या होगा, कॉर्नर्स पे होंगे आपके जो एलिमेंट्स हैं, और कहाँ पे होंगे, फेस सेंटर पे होंगे। इसके जो A वाले होंगे वो कहाँ होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होंगे, B कहाँ होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होंगे। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होती है, 8। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारी टोटल कितनी होती है, 4, ठीक है। तो ये ऑक्यूपाई करेगा कितना पार्ट, 1/8 पार्ट। ऑब्वियस सी बात है कि अगर 8 है तो एक पार्टिकल कितना ऑक्यूपाई करेगा, 1/8। इसी तरीके से ये कितना ऑक्यूपाई करेगा, 1/4। पर ये 2 है तो इसलिए हम इसको कर देते हैं × 2, और ये ऑक्यूपाई करता है 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस पे क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन कहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, तीनों में से कहीं से भी क्वेश्चन आता है। इसे हम बोलते हैं नॉर्मल स्पाइनल। इसे हम क्या बोल देते हैं, नॉर्मल स्पाइनल। मतलब जो नॉर्मल जो होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। बट अगर ये जो B है उठ के A की जगह आ जाए और एक A मतलब A यहाँ आ जाए, एक B यहाँ आ जाए, उसको क्या बोल देते हैं, इनवर्स स्पाइनल। तो हम इसी को यहाँ से करते हुए लिखेंगे इनवर्स स्पाइनल। उसमें क्या हो जाता है, उसमें बस कुछ नहीं होता है, बस पोजीशन चेंज हो जाती है। यहाँ पे B आ जाता है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, ये O4 है, ठीक है। इसका पर ऑक्सीडेशन स्टेट वही रहेगा, इसका +3 था, इसका +2 था, इसका +3 था, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्यूपे बस ये हो जाती, जगह चेंज करी, तो अब ये जो है दोनों की दोनों ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, और ये जो है मतलब B+3 की क्या ले लिया उसने, टेट्राहेड्रल वॉइड ले ली। तो ऐसा अगर अरेंजमेंट हो जाए तो उसे बोल देते हैं इनवर्स स्पाइनल, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब क्वेश्चन हमारे को
ये आता है इस तरीके की, जैसे जो मैंने आपके सामने एग्जांपल्स लिखे हैं, आपके सामने लिखा होगा और आपको ये बताना होगा कि आप ये बता दो कि नॉर्मल कौन सा है और इनवर्स कौन सा है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और हम उसके लिए बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस करते हैं, CFSE निकालते हैं, फिर जिसकी CFSE ज्यादा होती है वो मैं अभी बताऊंगी, तो वो लंबा कैलकुलेशन होता है। बट अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 1 मिनट में कैसे आप निकाल के तुरंत बता दोगे दैट इट एग्जिस्ट इन नॉर्मल और इनवर्स। सो ट्रिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक जनरल सा पहले यही वाला फॉर्मूला ले लेते हैं, AB2O4। ये अप्लाई कैसे करनी है? ठीक है, आपको पता है ये +2 है और ये हमारा +3 है। आपको कुछ नहीं करना, A को अलग लिख लोगे, B को अलग लिख लोगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसका ऑक्सीडेशन +3 है, एक ऐसा मार्क लगा लोगे। इसका लिखोगे ऑक्टाहेड्रल, इसका भी लिखोगे ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब इनकी आप क्या निकाल लोगे? CFSE। क्या निकालोगे? CFSE। इसकी निकालोगे CFSE। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल से चलते हैं। मान लेते हैं कि इसकी तो CFSE 0 आ गई और इसकी कुछ वैल्यू आ गई, सम वैल्यू। ठीक है, अगर ऐसा हुआ कि A की CFSE 0 आ गई और इसकी कुछ वैल्यू आ गई, तो ये जो फॉर्मूला था वैसा का वैसा रहेगा। इट डज नॉट वांट टू गो दिस साइड, वो इधर नहीं जाना चाहेगा। अभी हमने इनवर्स में देखा, A क्या करता है? B की जगह चला जाता है। पर अगर इसकी CFSE इसी पोजीशन पे रहने पे 0 आ गई तो काफी स्टेबल हो गया वो। तो अगर इसकी CFSE 0 आ गई तो वो यहाँ नहीं जाना चाहेगा। इट विल एग्जिस्ट एट नॉर्मल। अभी हम इन सब पे अप्लाई करेंगे इसको। और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर CFSE इसकी 0 आ गई और इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, मान लें इसकी 0 आई और इसकी वैल्यू, तो होगा क्या? तब ये जो B है वो उठ के यहाँ आ जाएगा। और अगर ये उठ के यहाँ आ गया, A वहां चला गया, तो ये कौन सा हो जाएगा? इनवर्स। ये है हमारी ट्रिक, छोटी सी ट्रिक। ठीक है, बात समझ में आ गई? हमें ऐसे लिखना है, A लिख लेना, B लिख लेना, क्योंकि ये तो दोनों सेम ही होंगे। B2 लिखा हुआ है, A B, इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। हमें सिर्फ ऑक्टाहेड्रल वाली CFSE निकालनी है, टेट्राहेड्रल वाली नहीं निकालनी, ऑक्टाहेड्रल वाली निकालेंगे। ठीक है, अगर इसकी 0 आ गई तो जो वो जैसा था वो वैसा ही रहेगा, पर अगर इसकी 0 आ गई तो यहाँ पे आएगा और इनवर्स हो जाएगा। अब हम लोग यही चीज अप्लाई करते हैं Fe3O4 में। ठीक है, अब हम अपनी ट्रिक अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं Fe3O4 पे। क्या करना है? एक Fe यहाँ लिखा, क्योंकि ये कैसे खोल के आप लिख सकते हो इसको, FeO4 है ना, A+2 वाला है, A+3 वाला है। ठीक है, ये Fe, एक Fe इसमें से, क्योंकि ये तो दोनों सेम है, ये +2, ये +3, ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। हमें पता है Fe+3 क्या होता है? D5। ठीक है, ये कितना होता है? D6 है ना, H2 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो D6, 3 निकल गए तो D5। और आप जब D5 को ऑक्टाहेड्रल आप करोगे, इस तरीके से होता है ना, और O है, O हमारा वीक फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, और जब भी ऐसे सिमेट्रिकली फिल्ड होते हैं, इसको भी ट्रिक करके लिख लो। अगर पांचों बिल्कुल सिमेट्रिकल फिल्ड है, आप निकाल के लिख लेना CFSE। अभी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, जो मेरी कल बननी थी वो रह गई थी, उसमें मैं CFSE निकालना सिखाऊंगी आपको। अगर ऐसा अरेंजमेंट हो जाए, सिमेट्रिकली फिल्ड है, तो CFSE आती है 0। अगर सब इन दोनों में इक्वली फिल्ड है, सीधा है, CFSE आती है 0। अब इसकी आएगी 0, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, आप ये खुद करेंगे। ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इसकी आ गई 0, तो अगर इसकी आई 0 तो ये क्या करेगा? इट विल गो हियर, है ना। हमने बोला था ना, अगर इसकी 0 आ गई तो, क्योंकि इसकी 0 आनी चाहिए थी, बट इसकी आई तो ये यहाँ जाएगा और आंसर आ जाएगा इनवर्स। देखा कितने जल्दी हो गया। नेक्स्ट करता है Mn3O4। Mn +2 +3 ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। बाद में तो आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको इतना प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये कितना होता है हमारा? 25 होता है, D5S2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, D5। ये कितना हो जाएगा? D4। ऑब्वियस है D5
तो D5 का अरेंजमेंट भी 1 to जहां D5 दिख जाए उसमें आप इसी तरह के अरेंजमेंट करेंगे, इसे लिख देंगे 0, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी। ऑब्वियस सी बात है, खुद ही देख लो, अगर ऐसा है और ऐसा है 1 2 3 and 4 कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना इसकी CFSE की। तो ये यहाँ पे 0 है, मैंने बोला अगर यहाँ 0 है तो इट डज नॉट वांट टू गो, इट डज नॉट वांट टू गो, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा नॉर्मल। क्या आएगा इसका आंसर? नॉर्मल। ठीक है, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज NiFe2O4। ठीक है, इसी तरीके से अब आप देखो कितने जल्दी हमने जो है सॉल्व कर लिया और हमारा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ। मे बी ये आपके एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल है। ठीक है, जैसे अब NiFe2O4 और यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कॉपर Fe2O4। ठीक है, निकल, यहाँ पे निकल लिखोगे, यहाँ पे आयरन लिखोगे, यहाँ +2 लिखोगे, यहाँ +3 लिखोगे। ऑक्टाहेड लिखने की जरूरत नहीं है। +3 होता है तो क्या होगा? D5, क्योंकि क्या होता है D6 होता है, एक और इलेक्ट्रॉन तो D5। इसको भी लिख लो, चलो फैकोनीकूजन। ठीक है ना, फैको 27 28, ओके, तो ये हो गया D8 है ना। तो अब हमें पता है D5 वाला 0 होता है और इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इट विल वांट्स टू गो आउट, इसका आ जाएगा आंसर इनवर्स। अब इसका करते हैं कॉपर Fe। ठीक है, वही +2 +3 D5 D9 D9, हाँ D9 ना, D10 और S1 होता है। ठीक है, D9 ऑब्वियसली 0, इट वोंट गो, ये हो गया इनवर्स। अब इसी के साथ एक और ट्रिक लिखो, अभी वो मैं लिखवाऊंगी, अभी आप मैं लिखना सुन लो बस, कि आयरन के अगर साथ में ट्रांजिशन मेटल है, मतलब 3D सीरीज के ही आयरन के साथ उसने स्पाइनल बनाया हुआ है, जैसे इसने आयरन के साथ कॉपर निकल, मतलब अगर इनके साथ ये हैं तो हमेशा आंसर इनवर्स आएगा, हमेशा आंसर क्या आएगा? इनवर्स आएगा। और अगर ये वाला पक्का है बट ऑलवेज नहीं है, वो भी मैं बताऊंगी, एक्सेप्शन सारे के सारे लिखवाऊंगी। पहले एक बार सारे प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्लास बचा MgAl2O4, ये वाले मैं अभी पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगी, एक्सेप्शंस वाले, एक्सेप्शंस, ट्रिक्स, मस्ट, वो अभी लिखवाएंगे। ठीक है, ये आ गया MgAl2O4। देखो जो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये कौन से एलिमेंट्स है? S ब्लॉक को P ब्लॉक के एलिमेंट है, ये S ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है। सिर्फ CFSE हम लोग किस में कैलकुलेट करते हैं? D ब्लॉक में करते हैं। CFSE किस पे अप्लाई होती है? सिर्फ और सिर्फ D ब्लॉक में होती है। तो ऑब्वियसली इनकी तो कोई CFSE नहीं होगी, तो दोनों की ही CFSE 0 हो गई। अगर ऐसा हो जाए, ये भी एक अलग केस है। फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई भी आपके का एग्जाम्पल हो और दोनों की CFSE बाई चांस आपके पे 0 आ जाए, तो आपको तब क्या करना है? तब आपको देखना है, जैसे यहाँ पे क्या होता है? +2 होता है, यहाँ पे +3 होता है। अब ये बताओ किसका साइज छोटा होगा, +2 का कि +3 का? ऑब्वियसली जितना ज्यादा +4 बढ़ेगा उतना साइज छोटा होता है, तो इसका साइज छोटा होगा, तो इसकी साइज छोटे होने की वजह से CFSE की वैल्यू क्या होगी? इसकी होगी ज्यादा, मतलब +3 की मच ग्रेटर देन होगी +2। ठीक है, मतलब इसकी CFSE ज्यादा है, इसको आप 0 ही मानोगे। ठीक है, इसकी ज्यादा, इसकी कम, तो अगर इसकी कम है तो ये किस में एग्जिस्ट करेगा? नॉर्मल। ध्यान से फिर से कर लो, देखो ये जो होते हैं ये हमारे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, मतलब D ब्लॉक वाले एलिमेंट नहीं है, ये ऐसे ही थी। अगर ये आते हैं तो इनकी CFSE 0 ही लिखनी है आपको कुछ, क्योंकि इनकी कैलकुलेट नहीं होती है। अगर अब ऐसा केस आ गया और ऐसे मान लो इनमें भी आ गया कि दोनों की CFSE 0 होगी, तब आप क्या करोगे? तब आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो मतलब इसका साइज स्मॉलर है, इस मतलब +3 का ये CFSE लिखनी है, ये मैंने CFSE लिखी है। अगर साइज कहोगे तो साइज में +2 इज मच ग्रेटर देन +3। ठीक है, तो CFSE छोटे की ज्यादा होगी, है ना, तो +3 इज मच ग्रेटर देन +2, तो फिर इसकी CFSE ज्यादा हो गई, ये हो गया कम, तो कम हो गया मतलब 0 यहाँ पे है, तो ये जैसा था वैसा ही रहना चाहेगा, आंसर होगी नॉर्मल। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक्सेप्शंस लिखवाती हूँ, मेन पॉइंट्स लिखवाती हूँ। सो गाइस, दीज आर द मेन पॉइंट्स फॉर स्पाइनल जो आपको याद रखने हैं। देखो जो Cu3O4 और FeAl2O4 है,
दे ऑलवेज एग्जिस्ट एंड नॉर्मल। देखो अभी मैंने आयरन के आपके जितने करवाए थे सब इनवर्स थे, है ना। ये देखो Fe3O4 मोस्टली इनवर्स। सिर्फ आयरन का एक ऐसा केस है FeAl2O4, मतलब जब भी इसके साथ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट आएगा, मैंने कहा ट्रांजिशन अगर आएंगे मतलब डी वाले होंगे तब तो वो इनवर्स में रहेगा, पर अगर नॉन ट्रांजिशन आएगा तो वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। सिर्फ यही आपको याद रखना है। और एक कोबाल्ट का केस याद करें, क्योंकि आप जब ये करके देखोगे ना, क्योंकि यहाँ पे कोबाल्ट 3+, जब कोबाल्ट 3+ में होता है तो ऑक्सीजन उसमें स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड की तरह काम करता है। अभी ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड की तरह काम करेगा तो +3 में, तो वहां पे CFS काफी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल आता है, ठीक है। और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये तो मैंने अभी आपको बताया, इनका 0 होता है, ठीक है। CFS Cr3O4, कोबाल्ट 3O4, ये भी याद ही रखना। इनका तो हमेशा, चाहे क्रोमियम अगर 3 है, क्रोमियम अगर क्रोमियम 3+, मतलब यहाँ पे Cr3O4 में क्रोमियम 3+ हमेशा अगर रहेगा वो नॉर्मल में ही रहेगा, ये तो पक्का है। ये मोस्टली हो गया। एक होता है ये पैरामीटर होता है, ठीक है, ये एक कांस्टेंट होता है। कभी कभी क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन ना देके सीधा बोल देते कि एक कंपाउंड है उसका लैम्डा 0 है, तो वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, नॉर्मल की इनवर्स, तो आप क्या बोलोगे, नॉर्मल, ठीक है। सो गाइस दिस इज फॉर स्पाइनल। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं, दैट इज लैटिस एनर्जी। गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन का पार्ट। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने पढ़ा स्पाइनल, सेकंड हम पढ़ेंगे आयनिक रेडियाई, थर्ड लेटेस्ट एंड फोर्थ हाइड्रेशन एनर्जी। ये एक ही ग्राफ से हमारे डिस्क्राइब हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। पहले आयनिक रेडियाई देखते हैं। देखो जब भी हम जनरल पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो अलोंग द पीरियड जब हम लोग मूव करते हैं, ठीक है, अगर मान लो सोडियम की सीरीज से ही हम लोग मूव कर रहे हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम पीरियड में इधर चलते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम लोग जब चलते हैं तो होता क्या है, साइज डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से सोचा गया कि जब हम कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम से जिंक की तरफ जा रहे हैं तो जनरल क्या होना चाहिए था, साइज डिक्रीज होना चाहिए था। इसे हम बोल देंगे कैलकुलेटेड वैल्यू, जो हम लोगों ने पहले कैलकुलेट कर रखी थी। पर आफ्टर जब CFSE आया, जब हमने देखा कि डी ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो एक ही लेवल पे नहीं होती, वो डीजेनरेट होती हैं, मतलब कि डिफरेंट एनर्जीज में स्प्लिट हो जाती हैं। तो जब उसमें CFSE ऐड की गई तो वो ग्राफ आया इस तरीके से, ठीक है। ये ग्राफ कैसे आया, उसमें जो आयनिक रेडियाई ऐसे कैलकुलेट की गई थी उसी में हमने CFSE और ऐड कर दी, तो उसकी वजह से यहाँ पे डिक्रीज आया, फिर यहाँ पे इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर ये एक देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइटेनियम 2 पॉजिटिव है, ठीक है। अब शक्ति, ठीक है, 21 एंड 22, ठीक है, इसका होता है एटॉमिक नंबर 22, मतलब D2S2, मतलब D2, ठीक है। और ये ऑक्टाहेड्रल के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो D2 हो गया। तो D2 मतलब कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें 1 2, इनमें तो है नहीं इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है ये हमें पता है ये है 22G और ये है हमारी Eg, और हमें पता है जो ऑक्टाहेड्रल होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। इसमें जो लिगेंड्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, हमारे ऑन द एक्सिस। मान लो ये एक्सिस है तो एक्सिस से हमारे जो है लिगेंड्स आते हैं। तो जो एक्सिस में जो हमारी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं dx² -y² और dz²। उनकी एनर्जी राइज करती है क्योंकि लिगेंड वहीं से आते हैं। अब देखो जो T2 है उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं T2G में, जो कि प्रेजेंट है इन बिटवीन, ये है अलोंग द एक्सिस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, शील्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिगेंड आते जा रहे हैं पर इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है। मतलब अगर मैं बात करूं, लिगेंड्स आ रहे हैं हमारे यहाँ से पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ प्रेजेंट होगा Eg में, उनको ये प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, इसमें तो चलो है ही नहीं, शील्डिंग दे ही नहीं पाएंगे, तो ये लिगेंड और अच्छे से अंदर जाएंगे, और जब ये लिगेंड और अंदर जाएंगे साइज क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो तब क्या होता है कि डिक्रीज तो होता है ये वाला, पर बहुत 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 दूर जाके वेनेडियम तक सबसे ज्यादा डिक्रीज होता है। वेनेडियम के बाद क्रोमियम, अगर हम देखें वेनेडियम के बाद देखें क्रोमियम में थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। कैसे, क्रोमियम अगर 2 पॉजिटिव हम बनाएं, ठीक है,
सती वक्र 24, ठीक है। तो ये नॉर्मली क्या होता है, D5S1 होता है ना, ठीक है, D5S1, क्योंकि 4 और 6 26 5, ठीक है, D5S1। इसमें से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो D4 हो गया। D4 का मतलब अगर मैं इसमें बनाऊं 1 2 3 and 4, अब यहाँ के बाद वेनेडियम में तो 0 हो जाते हैं क्योंकि तीनों आ जाते हैं 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे आते ही एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें, मतलब अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन अब इस लिगेंड को, मतलब थोड़ा सा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन उस लिगेंड को अप्रोच करने के लिए, मेटल के पास जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं और भी अंदर है ना, sp_d तो और भी है, तो उनको ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मतलब जो लिगेंड अब अप्रोच करना चाहिए था थोड़ा सा कम कर पाता है, इसलिए साइज डिक्रीज नहीं होता, थोड़ा सा इसके कंपैरिजन इंक्रीज होता है। इसी तरीके से सब जाएंगे। फिर यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम साइज होता है वो होता है Mn2 पॉजिटिव का, मतलब अगर हम ट्रांजिशन सीरीज में बात करें, और सबसे कम अगर बात करें तो किसका होता है, निकल 2 पॉजिटिव का, ठीक है। तो ये होता है हमारा ट्रेंड आयनिक रेडियाई का। होप आपको समझ में आया होगा कि CFAC की ऐड होते ही ये जो ट्रेंड है वो इस तरीके का हो जाता है। आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि ऑन द लाइन, ये इस तरह का क्वेश्चन जाता था एफ ब्लॉक में और इसमें, कि ऑन द लाइन जो भी कैलकुलेटेड वैल्यूज थी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कौन सा ऑन लाइन लाइक कर रहा है, तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा या तो कैल्शियम या मैग्नीशियम, या फिर बस कैल्शियम एंड मैग्नीज, और मैग्नीज ही आता है नॉर्मली, तो मैग्नीज हो जाएगा। किसका कम हो जाता है, निकल का कम हो जाता है, ये अपना थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का होता है। अब यही ट्रेंड हम लोग को अगर लेटेस्ट एनर्जी के लिए ड्रॉ करना है तो बस इसका उल्टा हो जाएगा। हाँ, ये ट्रेंड आप लोग लिख लो, CFSC इंक्रीजेस, मान लो CFSC इंक्रीज करेगा, आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस, क्योंकि पता है CFSC बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो आयनिक रेडियाई वो उतना ही अंदर जाएगा, ठीक है। CFSC increases, ionic radii decreases, lattice energy increases and hydration energy increases। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बस अपने दिमाग में रखना है। मतलब CFSC अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली हमें उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हाइड्रेशन करने के लिए। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, एक मेटल है उसमें अगर पानी को ऐड कराओगे और वो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स, उसे उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अगर मान लो CFSC ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी हाइड्रेशन एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी, उसकी लैटिस को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और साइज ऑब्वियसली बात है छोटा है तभी तो ज्यादा देनी पड़ रही है, तो आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस। ये बात हम ध्यान पे रखेंगे, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी के अंदर अगर हम लोग वो चीज को ड्रॉ करें तो मतलब इसके हिसाब से, जैसे CFSC अगर यहाँ इंक्रीज कर रही थी तो यहाँ का जो ट्रेंड होगा, क्योंकि ये इनवर्सली है तो ट्रेंड भी इनवर्स होगा, मतलब आयनिक रेडियाई डिक्रीज हो रही थी, ये हम यहाँ से इसको इंक्रीज दिखाएंगे, ठीक है। पर जैसे सबसे छोटा साइज हमारा निकल का हो गया था, तो यहाँ पे वेनेडियम अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वेनेडियम का थोड़ा ज्यादा दिखाएंगे, ठीक है। फिर मैग्नीज पे आके बिल्कुल 0 हो जाएगी, मैग्नीज पे बिल्कुल 0 हो जाएगी, और फिर निकल पे फिर से राइज कर जाएगी, और फिर 0 हो जाएगी। तो इस तरीके का ट्रेंड होता है हमारा। यहाँ पे फिर आयनिक रेडियाई की जगह आप लैटिस और क्या रख सकते हो, हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब इन दोनों पार्ट को आप यहाँ लिख दोगे, ये आयंस हो जाएंगे। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ही आता है कि इनमें से किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है, और आयनिक रेडियाई का ग्राफ याद रखोगे तो आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा वेनेडियम और ये हो जाएगा मेरा निकल, ठीक है। तो गाइस, होप आप लोगों को ये बातें सारी की सारी समझ में आई होंगी, आपके दिमाग में बैठा होगा, ठीक है। अब हम अपनी मैं आपको पेपर पेन पे ही मिलूंगी, ठीक है, जिसमें मैं आपको CFSC जैन टेलर इफेक्ट ये वाला करवाऊंगी और लिगेंड फील्ड थ्योरी कराऊंगी। थैंक यू, दिस इज फॉर दिस क्लास, थैंक यू सो मच।